इसमें कुछ अजीब बात थी। जब वह सोच ही रहा था कि अचानक उसका कम्युनिकेटर बज उठा। भयंकर बाघ, वह व्यक्ति मेरे हाथों में है। भयंकर बाघ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, क्या मैंने तुम्हें उसे सीधे मारने के लिए नहीं कहा था? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि कीमत फिर से बढ़ाई जानी चाहिए। धिक्कार है, तो बात ऐसी है, भयंकर बाघ ने मन ही मन शाप दिया। अंडरग्राउंड दुनिया के ये बदमाश आखिरी समय में कीमतें बढ़ाने की हिम्मत करते हैं। क्या एक खूंखार बाघ के रूप में मेरी प्रतिष्ठा अब उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं है? भयंकर बाघ ने मुस्कुराते हुए अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की, कीमत पर बातचीत जरूर हो सकती है। तुम कहाँ हो? मैं उस लड़के के घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें जगह पता है। संचारक ने फोन काट दिया। भयंकर बाघ दहाड़ा और सड़क किनारे लगे बिलबोर्ड पर घूंसे मारकर उसे चकनाचूर कर दिया। क्या तुम मुझ पर कीमत बढ़ाने की हिम्मत करोगे? बस इंतजार करो, भयंकर बाघ के रूप में मेरी प्रतिष्ठा यूं ही नहीं बनी है। उसने अपनी गति तेज कर दी, उसका पूरा शरीर रात के आकाश में तेजी से गुजरते हुए एक भूरे उल्कापिंड की तरह लग रहा था। 5 मिनट बाद खूंखार बाघ उस इमारत की 22वीं मंजिल पर खड़ा था। उसने कमरे का नंबर पहचाना और चोरी रोधी दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। अध्याय 10, एक ग्रैंड मास्टर से मुकाबला। पूरा कमरा घोर अंधेरा था। छत से एक अकेला झूमर लटका हुआ था, जिसकी टूटी हुई प्रकाश नलिकाएं धूल से ढकी हुई थीं। भयंकर बाघ ने अपनी आंखें सिकोड़कर तेजी से आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। बैठक कक्ष, शयन कक्ष और रसोई घर के बीच कोई विभाजन नहीं था। इस तंग आयताकार कमरे में एक बिस्तर और एक अलमारी मुश्किल से समा पाते थे और बाकी सब कुछ एक तरफ ढेर करके रखना पड़ता था, अन्यथा बिल्कुल भी जगह नहीं बचती थी। वहां बाथरूम भी नहीं था। इस तरह के रहने के माहौल को झुग्गी झोपड़ियों में भी निम्न वर्ग का माना जाता था। फेयर्स टाइगर के ठीक सामने एक व्यक्ति खिड़की के पास तिरछे होकर बैठा था। वह अंडरग्राउंड असैसिन गैंग का मुखिया था। वहां और कोई नहीं था और लक्ष्य भी गायब था। वह कुछ हद तक चतुर था, लेकिन दुर्भाग्य से वे यह नहीं समझ पाई कि असीम शक्ति के सामने ऐसी चतुराई केवल उनके कष्टों को और बढ़ाएगी। भयंकर बाघ आगे बढ़ा, दूसरे आदमी की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठाते हुए बोला, कचरे, उस बच्चे को मुझे सौंप दे, वरना मैं गारंटी देता हूं कि तुम सब बुरी तरह मरोगे। दूसरे व्यक्ति ने बिना कुछ कहे उसे गुस्से से घूरा। भयंकर बाघ की भौहें तन गईं और वह उस आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। अचानक उसके मन में एक बुरी आशंका उत्पन्न हो गई। भयंकर बाघ अचानक मुड़ा, उसकी मांसपेशियां फड़कने लगीं और उसका पूरा शरीर लंबा और मजबूत हो गया। लगभग पलक झपकते ही वह लगभग 3 मीटर लंबे एक तगड़े दैत्य में बदल गया। हा हा। भयंकर बाघ ने हताशा भरी दहाड़ लगाई और अपने हाथों को गुस्से से हवा में पटका। एक दबी हुई सी आवाज गूंजी जब फेयर्स टाइगर का शरीर पीछे की ओर झुका और वह कुछ कदम पीछे हटे हुए खिड़की के बगल वाली दीवार से जोर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार में दरार भी पड़ गई। भयंकर बाघ ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने हाथों को घूरने लगा। धनुष और बाण। सचमुच एक दुर्लभ दृश्य। भयंकर बाघ ने अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए बाण को देखते हुए विचारपूर्वक कहा। उसने अचानक ऊपर देखा तो अंधेरे में दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, जिसके हाथ में एक प्राचीन धनुष था। तुम वही बेचारे छात्र हो? भयंकर बाघ ने नवागंतुक को पहचान लिया। उसका हृदय अपार सदमे से भर गया। उसे पहले उस तीर को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। ऐसी तीरंदाजी वास्तव में असाधारण थी, जो एक हाई स्कूल के छात्र के स्तर से कहीं अधिक थी। नहीं, उसे मारने का मौका पाने के लिए तुरंत आमने सामने की लड़ाई में शामिल होना होगा। इसी विचार के साथ फेयर्स टाइगर ने जमीन से लात मारी और धमाके के साथ आगे बढ़ा। गु किंगशान भी उसी समय हिल गया। एक और तीर। यह तीर उसकी छाती और पेट पर निशाना साधकर मारा गया था। अपने तीव्र आक्रमण में भयंकर बाघ को बचने का समय नहीं मिला। उसे मजबूर होकर अपने हाथ दोबारा फैलाने पड़े और उन्हें जोर से हवा में पटकना पड़ा। एक झटके में तीर को झटक कर दूर कर दिया गया, लेकिन तीर के जोरदार प्रहार से वह 2 कदम पीछे भी हट गया। हालांकि भयंकर बाघ ने पूरी तरह से बेफिक्र होकर मुस्कुराया। इस तीर की ताकत तो वाकई अच्छी है, लेकिन आपके कमजोर शरीर के साथ आप शायद दोबारा धनुष नहीं चला पाएंगे। भयंकर बाघ ने अपनी गर्दन चिटकाई और उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम इस तरह के और कितने हमले कर सकते हो? गु किंगशान ने थोड़ी देर रुककर कहा, हम कई बार। बोलते बोलते उसने धनुष खींच लिया। तेज आग। ऐसा लग रहा था मानो उन दोनों के बीच धूसर बिजली की लकीरें दिखाई दे रही हों, जो गु किंगशान से भयंकर बाघ की ओर तेजी से बढ़ रही हों। भयंकर बाघ दीवार से टिककर अपनी पूरी ताकत से वार को रोकने की कोशिश कर रहा था। उस तंग कमरे में बचने का कोई रास्ता नहीं था। तीरों का शक्तिशाली प्रभाव लगभग एक मार्शल ग्रैंडमास्टर के पूर्ण बल से किए गए प्रहार के बराबर था। यदि वह उन्हें अनियंत्रित छोड़ देता तो वह निश्चित रूप से भेद दिया जाता। फेयर्स टाइगर ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि एक मार्शल ग्रैंडमास्टर होने के नाते उसे एक हाई स्कूल के बच्चे द्वारा दबा दिया जाएगा और हरा दिया जाएगा। इसके अलावा यह दयनीय दृश्य होलोग्राफिक वीडियो के माध्यम से सबसे बड़े युवा स्वामी को प्रसारित किया जा रहा था। अरे बच्चे, तुम मुझे नहीं मार सकते। जब तुम्हारे तीर खत्म हो जाएंगे तब तुम्हारी मृत्यु का समय आ जाएगा। भयंकर बाघ क्रोध में दहाड़ा। गु किंगशान के हाथ रुके नहीं और उसने कहा, तुम वो समय देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। अलविदा। उन्होंने अपने डांटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्गदर्शन किया और उसे पूरी तरह से तीर में प्रवाहित कर दिया। सज सज सज। तीर हवा में सीटी बजाता हुआ निकला, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हवा घर्षण के कारण एक दुख भरी कराह उत्पन्न करने लगी। इस तीर ने भयंकर बाघ के बचाव को सीधे भेद दिया और धड़ाम से उसकी छाती में जा धंस गया।
जिस दीवार के सहारे फेयर्स टाइगर टिका हुआ था वह प्रभाव को सहन नहीं कर सकी और टूटकर 22वीं मंजिल से नीचे गिर गई। पूरी दीवार ढह गई। फेयर्स टाइगर के पीछे केवल रात की हवा का निरंतर प्रवाह था, सहारा लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। धत्तेरी की। भयंकर बाघ ने अपना संतुलन वापस पाने के लिए संघर्ष किया और एक बार फिर खुद को स्थिर करने की कोशिश की। हालांकि उनकी निराशा के लिए एक और तीर उनकी ओर सीटी बजाता हुआ आया। अंततः उस भयंकर तीर ने फेयर्स टाइगर को 22वीं मंजिल की इमारत से बाहर निकाल दिया, जो आकाश में एक परवलयिक आकृति बनाते हुए दूर जाकर गिरा। ग्रैंड मास्टर की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर भी 22 मंजिलों की ऊंचाई से गिरने पर निश्चित रूप से मर जाएगा। केवल मार्शल वेनेरेबल तक पहुंचने पर ही क्या कोई ऐसे लोक में जीवित रह सकता है जहां किसी का शरीर वज्र और लोहे के समान मजबूत हो और भीषण प्रभावों से भी भयभीत न हो। गु किंगशान चलकर उस जगह पर गया जहां फेयर्स टाइगर खड़ा था और उसने फर्श पर गिरा हुआ कम्युनिकेटर उठा लिया। नी यून। नी यून की उदास आवाज कम्युनिकेटर से आई, जब तुमने मेरे परिवार के सेवक को मार डाला तो क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारे लिए और क्या तैयारी करूंगा। गु किंगशान ने कम्युनिकेटर पर दिख रही तस्वीर को देखा और अचानक कहा, ऐसा लगता है कि आप शहर के केंद्र में स्थित सबसे बड़े कैसीनो में हैं। अगर ऐसा है तो कृपया वहीं रहें और हिले डुले नहीं। नी यून अचंभित रह गया, तुम्हारा क्या मतलब है? एक पल रुको, मैं अभी तुम्हें मारने आ रहा हूं। गु किंगशान ने अपनी बात समाप्त की और कम्युनिकेटर को 22वीं मंजिल से बाहर फेंक दिया। उसने कोने में दुबके हुए युवक पर एक नजर डाली और जाने के लिए मुड़ गया। यह देखकर युवक ने पूछे बिना नहीं रह सका, अब मेरा कोई उपयोग नहीं है। क्या आप सचमुच मुझे नहीं मारेंगे? तुमने वो सब कुछ किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था, इसलिए तुमने अपना जीवन वापस पा लिया है। गु किंगशान ने अपनी बात समाप्त की और बाहर की ओर चलने लगा। जल्द ही वह सीढ़ियों में गायब हो गया। युवक के चेहरे पर संघर्ष का भाव प्रकट हुआ। उसने एक आह भरी, जल्दी से उठा और बाहर भाग गया। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम मौत के मुंह में नहीं जा सकते, क्यों ना तुम मेरे साथ भाग जाओ। कैसीनो में। नी यून लंबे समय तक निसंकोच को घूरती रही, वह कुछ बोल नहीं पाई। युवा स्वामी नी, क्षमा करें, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं जीत गया हूं, चिकने बालों और धूप के चश्मे पहने हुए व्यक्ति ने कहा। नी यून अचानक खड़ी हुई और तेजी से बाहर की ओर भागी। कुछ ही देर में कैसीनो से एक शानदार, सुव्यवस्थित शटल उठी और तेजी से हवा में उड़ने लगी। धूप का चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने खिड़की के बाहर शटल को जाते हुए देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, वह देखने में तो बहुत ही गरिमापूर्ण लग रहा था, लेकिन एक ही वाक्य से डरकर भाग गया। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उन्होंने मुड़कर झुककर प्रणाम किया। महामहिम, कृपया इस मिशन के दौरान थोड़ा संयम बरतें। उसके पीछे खड़ी खूबसूरत महिला धीरे धीरे खड़ी हुई और अपने हाथ में जलती हुई लपटों को देखने लगी। उसके हाथ में ज्वालाएं एकत्रित होकर एक शांत खोपड़ी का रूप ले रही थीं, जिससे गहरे मृत्युमय सन्नाटे का भारी आभास निकल रहा था। उस खूबसूरत महिला ने अपने हाथ में पकड़ी खोपड़ी को कुछ देर तक निहारा और फिर कहा, अपनी पहचान छिपाना वाकई एक मुश्किल काम है। उसने अपनी हथेली भींच ली और आग पल भर में गायब हो गई। अध्याय 11, झांकना। कुछ देर बाद उस खूबसूरत महिला ने धीमी आवाज में आदेश दिया, कमरे से वीडियो सर्विलांस फुटेज निकालो, मैं अभी अभी हुई लड़ाई की फुटेज को दोबारा देखना चाहती हूं। धूप का चश्मा पहने उस आदमी ने आखिरकार राहत की सांस ली और उत्सुकता से पूछा, ये तो सिर्फ ग्रैंड मास्टर स्तर की लड़ाई थी, क्या आपको इसे दोबारा देखने की वाकई जरूरत है? महिला कुछ पल चुप रही और बोली, वह बेचारा बच्चा थोड़ा अजीब है, मुझे उसे दोबारा देखना होगा। धूप का चश्मा पहने उस व्यक्ति ने कमरे का वीडियो खोला और उसे शुरू से चलाना शुरू कर दिया। रुको, महिला ने कहा। धूप का चश्मा पहने उस व्यक्ति ने पॉज बटन दबाया और तस्वीर तुरंत रुक गई। यह अंतिम क्षण था, वह क्षण जब गु किंगशान ने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति को तीर में प्रवाहित कर दिया। देखो, महिला ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए तीर के स्थान की ओर इशारा किया। वायु सबसे संवेदनशील होती है, जब भी वायु में कोई शक्ति प्रकट होती है, वायु प्रतिक्रिया करती है। धूप का चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने ध्यान से देखा और तीर की नोक पर धुंधली सी दिखाई देने वाली दो मुड़ी हुई पारदर्शी लहरें देखी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, क्या ये कोई अज्ञात अलौकिक शक्ति हो सकती है? कितना दिलचस्प है। हालांकि यह शक्ति कमजोर दिखती है, लेकिन मुझे ये बहुत अनोखी लगती है। खूबसूरत महिला ने स्क्रीन पर देखते हुए बुदबुदाया, हमें इस बेचारे बच्चे से संपर्क करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। आखिरकार लंबी रात बीत गई। शहर के दक्षिण में एक आलीशान आवासीय परिसर में। क्या तुम अपने साथी का बदला नहीं लेना चाहते? गु किंगशान ने आधी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। वांग मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हम दोनों इनाम मिशन से आकर्षित हुए थे और संयोगवश कुछ समय के लिए एक साथ आ गए, इससे पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। वांग मिंग ने चाबियों का एक गुच्छा फेंकते हुए कहा, आपने मेरी जान बख्शी, मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं कि आपको आराम करने के लिए एक गुप्त स्थान उपलब्ध कराऊं, क्योंकि नी परिवार का प्रभाव बहुत अधिक है। गु किंगशान ने चाबियां ली, आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, मैं अब जा रहा हूं। वांग मिंग अचंभित रह गया और उसने तुरंत पूछा, तुम कहां जा रहे हो? काम करने के लिए। काम? वांग मिंग ने एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, काम करके पैसे कमाऊं ताकि खाना खा सकूं। वैसे भी बाद में जब मैं विश्वविद्यालय जाऊंगा तो हर चीज के लिए पैसे लगेंगे, गु किंगशान ने कहा।
9 महलों के कुलीनों को छोड़कर संघ का प्रत्येक नागरिक न्याय की देवी की निगरानी में है। पुनर्जन्म का अनुभव करने के बाद अगर मैं अचानक अपने व्यवहार में कोई बड़ा बदलाव करता हूं तो इससे निश्चित रूप से अनावश्यक ध्यान आकर्षित होगा। इसलिए फिलहाल यही बेहतर है कि मैं अपने जीवन की मूल दिशा को बनाए रखूं और सब कुछ वैसा ही रहने दूं जैसा पहले था। आखिरकार युवावस्था में गु किंगशान के जीवन की यही मूल स्थिति थी। वांग मिंग को आश्चर्य हुआ कि क्या उसके कानों में कुछ गड़बड़ है और क्या उसने दूसरे व्यक्ति की बात गलत सुनी है। उसके सामने खड़ा युवक एक ही बार में 5 हत्यारों को मार गिरा सकता था, यहां तक कि एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर भी उसकी चालों के आगे पूरी तरह से हार गया था, जो 22वीं मंजिल से गिरकर गूदे के ढेर में बदल गया था। क्या ऐसे व्यक्ति को वास्तव में जीविका चलाने के लिए काम पर निर्भर रहना पड़ता है? वांग मिंग को यह अविश्वसनीय लगा, लेकिन उसने आगे कोई पूछताछ नहीं की। वह खुद एक हत्यारा था और जानता था कि हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। मैं चाबियां स्वीकार करता हूं, गु किंगशान ने चाबियां लेते हुए कहा। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, चांगनिंग प्रांत से अभी भाग निकलें और पूर्व की ओर तब तक बढ़ें जब तक आप फुक्सी साम्राज्य में प्रवेश न कर लें। क्यों? वांग मिंग ने पूछा। कल रात की घटना अब तक सबके सामने आ चुकी होगी। मैं सु परिवार के अधीन एक इकाई से जुड़ा हुआ हूं। नी परिवार एक बार नाकाम हो चुका है, इसलिए सफलता सुनिश्चित किए बिना वे मेरे खिलाफ दोबारा कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन तुम अलग हो, तुम एक ऐसे हत्यारे हो जो दिन का उजाला नहीं देख सकता। अगर तुम यहां से नहीं निकले तो किसी भी क्षण तुम्हारी मौत हो सकती है। गु किंगशान ने आगे कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए दोस्त बनाना और व्यापार करना ही बेहतर है। तुम हत्यारे जैसे निर्मम पेशे के लिए उपयुक्त नहीं हो। अगर तुम यहीं रहे तो भले ही नी परिवार तुम्हें न मारे, किसी न किसी दिन कोई और तुम्हें मार डालेगा। वह अचानक मुस्कुराया और बोला, यह सौभाग्य की बात है कि नीयुन ने आज की घटनाओं की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा न्याय की देवी सबसे पहले उसी से निपटती। वांग मिंग ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, तो मैं चलता हूं। उम्मीद है अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। बिना किसी झिझक के निर्णायक और स्पष्टवादी इस व्यक्ति का संकल्प काफी अच्छा है। गु किंगशान ने सहमति में सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद वह एक ऐसी गगनचुंबी इमारत पर पहुंचा जो बादलों तक पहुंचती थी। उसने कुशलतापूर्वक अपना कार्ड स्वाइप करके इमारत में प्रवेश किया, फिर भूमिगत सुविधा में प्रवेश करने के लिए इसे दोबारा स्वाइप किया। आंखों की पुतली और उंगलियों के निशान की जांच पूरी करने के बाद उसने वर्दी पहनी, अपना वर्क बैज लिया, लिफ्ट में प्रवेश किया और सीधे भूमिगत की 50वीं मंजिल पर चला गया। लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। चांगनिंग स्टील युद्ध कवच अनुसंधान एवं विकास विभाग में आपका स्वागत है, आईडी नंबर 41157। गु किंगशान लंबे लंबे कदमों से अंदर चली गई। उसके सामने कई 5 मीटर ऊंचे स्टील के रोबोट थे और वर्दी पहने कई लोग उनके आसपास व्यस्तता से चर्चा कर रहे थे। यह चांगनिंग प्रांत का सबसे बड़ा यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र था और सु परिवार का एक प्रमुख उद्योग था, यहां तक कि सु परिवार के वंशजों को भी इस क्षेत्र में ठोस योग्यता के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। गु किंगशान ने उन शीत युद्ध मशीनों को देखा और धीरे धीरे उनके दिल में उत्साह की भावना जागृत हुई। यह मानव सभ्यता का एक उत्पाद था, अनगिनत अग्रणी विषयों के अंतर्संबंध से जन्मी प्रौद्योगिकी का एक मूर्त रूप था जो इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। शटल जैसी चीजें स्टील से बने युद्धक यंत्रों की तुलना में कमजोर थीं। इस तरह की स्वप्निल निर्मम मशीनरी हर इंसान को घातक रूप से आकर्षित करती थी। पहचान संख्या 41157 अनुसंधान परियोजना के लिए आवेदन, गु किंगशान ने कहा। कृपया अपने काम की विषय वस्तु का वर्णन करें ताकि एआई व्यवस्था कर सके। कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। यूनिट 2 के इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक ड्राइव के लिए पावर कंट्रोल। आईडी नंबर 41157, आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है। अवधि 6 दिन है। आपका कमरा नंबर 4009 है। कृपया समय पर भोजन करना, काम और आराम में संतुलन बनाए रखना और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना न भूलें। धन्यवाद। गु किंगशान ने राहत महसूस की। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वह यहां लगातार 6 दिनों तक रह सकता था। यदि परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो जाती तो उसे उचित पुरस्कार भी मिलते। यह जगह बिल्कुल सुरक्षित थी जब तक कि फुक्सी साम्राज्य संघ पर हमला करने नहीं आ जाता और पूरा चांगनिंग प्रांत दुश्मन के हाथों में नहीं चला जाता। नी परिवार का प्रभाव यहां तक नहीं पहुंच सकता था। 6 दिन बाद कॉलेज प्रवेश परीक्षा होगी। जब समय आएगा वह परीक्षा समाप्त कर लेगा और तुरंत दूर उड़ जाएगा। फिलहाल तो वह सिर्फ मैकेनिकल मशीनों पर शोध करने पर ही ध्यान केंद्रित करेगा। थोड़ी उत्तेजना के साथ गु किंगशान एक युद्ध कवचधारी रोबोट की ओर चलने के लिए बेताब था। अपने पिछले जीवन में उन्होंने कई अच्छी चीजों पर प्रयोग किए थे। इसके अलावा 1 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद और यांत्रिक अनुसंधान को कभी न छोड़ने के कारण उन्होंने वर्षों में जो कुछ सीखा और शोध किया था वह संभवतः वर्तमान युग से कहीं अधिक था। यहां की परिस्थितियां इतनी अनुकूल थीं कि वह अपने कुछ विचारों की ठीक से पुष्टि कर सका। चांगनिंग स्टील बैटल आर्मर टेक्नोलॉजी कंपनी के बाहर एक और गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर बालों को पीछे की ओर कंघी किए हुए और धूप का चश्मा पहने हुए वह व्यक्ति सबसे ऊपर खड़ा था। उसने अपना कम्युनिकेटर खोला और असहाय होकर गु किंगशान से संबंधित मामलों की रिपोर्ट दी। तो आप कह रहे हैं कि वह वास्तव में एक वैध यांत्रिक शोधकर्ता है? कम्युनिकेटर से एक ठंडी महिला की आवाज आई, साथ ही कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने की आवाज भी सुनाई दी। जी हाँ महाराज, यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है। अगर मैं अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके जबरदस्ती अंदर घुस भी जाऊं तो मुझे डर है कि मैं उसे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा और इसके बजाय युद्ध छिड़ जाएगा। ठीक है, वापस आ जाओ।
इतनी सारी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आधिकारिक माध्यमों का इस्तेमाल करेंगे, महिला की आवाज ने सोचा। आधिकारिक चैनलों से आपका क्या तात्पर्य है? धूप का चश्मा पहने उस व्यक्ति ने सावधानी से पूछा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतना सतर्क था। पिछली बार जब महाराज ने यह कहा था तो आधिकारिक माध्यम के रूप में युद्ध की घोषणा की गई थी। उसके बाद की घटनाओं के बारे में सोचकर भी चश्मा पहने वह व्यक्ति कांप उठता था। निश्चिंत रहें, मैं एक आधिकारिक यात्रा की तैयारी कर रही हूं। इस तरह हमें अपनी पहचान छिपाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, महिला की आवाज ने कहा। धूप का चश्मा पहने उस आदमी ने राहत की एक लंबी सांस ली और पूछा, तो फिर हमारे मिशन का क्या हुआ? कौन सा मिशन? संघ से कुछ शीर्ष प्रतिभाओं का अपहरण महामुहिम। हम ठीक यही कर रहे हैं। धूप का चश्मा पहने हुए व्यक्ति अविश्वास से भरा हुआ था और उसने कहा, क्या इस लड़के को शीर्ष प्रतिभा की श्रेणी में रखा जा सकता है? कम्युनिकेटर के दूसरी तरफ बेहद खूबसूरत महिला अपने हाथों से दो वर्चुअल लाइट स्क्रीन को तेजी से चला रही थी और बोली, मैंने पहले ही गणना कर ली है, उसकी अज्ञात क्षमता से तीर की गतिज ऊर्जा में जो गुणक जुड़ता है वह वाकई चौंकाने वाला है। साथ ही आपको फेडरेशन साइंस जर्नल में प्रकाशित उसका शोध पत्र जरूर देखना चाहिए, जिसमें उसने मानव व्यवहार का अनुकरण करने वाले यंत्रों के बारे में लिखा है। महिला ने चमकीली स्क्रीन पर देख रही जानकारी को ध्यान से देखा और हल्के से अपने होठों को चाटा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी उत्तेजना झलक रही थी, वह बिल्कुल मछली पकड़ने वाली बिल्ली की तरह लग रही थी। अध्याय 12, राक्षस भाग 1। महिला ने एक पल सोचा और फिर कहा, अपने स्थान पर एक निगरानी रोबोट तैनात कर दीजिए। धूप का चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए कहा, यह चीज बहुत महंगी है और हमारे पास इसका ज्यादा स्टॉक नहीं बचा है। महिला ने जोर देकर कहा, एक को जगह दो, वह उस कीमत के लायक है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो महाराज। धूप का चश्मा पहने उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, सावधानीपूर्वक एक छोटा सा पूरी तरह से चांदी का डिब्बा निकाला और उसे इमारत की छत पर एक छिपी हुई जगह पर धीरे से रख दिया। जैसे ही उस छोटे से डिब्बे को नीचे रखा गया, वह तुरंत आंखों से ओझल हो गया। धूप का चश्मा पहने उस आदमी ने कंधे उचकाए, एक छोटा सा ऑप्टिकल कंप्यूटर निकाला और कहा, चलो मुझे चांगनिंग स्टील बैटल आर्मर टेक्नोलॉजी कंपनी के कर्मचारियों की जानकारी देखने दो। ऑप्टिकल कंप्यूटर पर अनगिनत व्यक्तिगत जानकारी ऊपर की ओर सरकती हुई दिखाई दी और धूप का चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने अचानक एक प्रोफाइल तस्वीर पर टैप किया। यह एक युवा आकर्षक चेहरा था जो किशोरावस्था की अनूठी जीवंतता से भरपूर था। जी हाँ, वही है। धूप का चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने दोनों हाथों से कीबोर्ड पर तेजी से टैप किया और अंत में स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार दिखाई दिया। लघु ऑप्टिकल कंप्यूटर ने गु किंगशान की व्यक्तिगत फाइल को पढ़ना शुरू कर दिया। धूप का चश्मा पहने उस आदमी ने घड़ी देखने के लिए हाथ उठाया और बुदबुदाया, मुझे ट्रैक करने में उन्हें सिर्फ 15 सेकंड लगे, कितना घटिया सुरक्षा तंत्र है। चांगनिंग सू परिवार को अपने कर्मचारियों की बिल्कुल परवाह नहीं है। महज 7 सेकंड के भीतर ही धूप का चश्मा पहने उस व्यक्ति ने जानकारी प्राप्त कर ली और निर्णायक रूप से घुसपैठ प्रणाली को बंद कर दिया। उसने बार बार गु किंगशान की निजी फाइल पर क्लिक किया और तुरंत लक्ष्य के जैविक तरंग बैंड और महत्वपूर्ण संकेतों को निकाल लिया। गु किंगशान, अब तुम भाग नहीं सकते। धूप का चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और निगरानी रोबोट में लक्ष्य की जानकारी दर्ज की। शाम को गु किंगशान ने अपने दिन का शोध कार्य समाप्त किया, रात का खाना खाया और कंपनी के कृत्रिम मुख्य स्टेडियम में टहलने निकल गए। उसने क्षितिज की ओर देखा, नीचे लटके हुए रात के आकाश के नीचे चमकीला चंद्रमा ऊंचाई पर लटका हुआ था और तारे हीरे की तरह टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, कितनी सुहावनी रात थी। गु किंगशान ने चुपचाप अपनी आंखें सिकुड़ी, अपने दांतियान में आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्तेजित किया और तुरंत उसे अपनी आंखों को ढक लिया। उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। गहरे भूरे रंग के धुएं के गुच्छे आकाश में तैरने लगे, रेशम की तरह चुपचाप बहते हुए। गु किंगशान ने भौहें चढ़ाईं। गहरे भूरे रंग का वह आभा मंडल येलो स्प्रिंग्स का आभा मंडल था। प्रलय के संकेत पहले ही प्रकट हो चुके थे। 1 साल से भी कम समय बचा है, गु किंगशान ने धीरे से कहा। उसने अपनी गति तेज की और कंपनी द्वारा व्यवस्थित निजी कमरे में लौट आया। पिछली रात उनकी वापसी से गिनती करने पर लगभग 1 दिन बीत चुका था, अब दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का समय आ गया था। गु किंगशान ने गेम का इंटरफेस खोला और रेत घड़ी पर समय देखा। ठीक समय पर रेत का आखिरी कण भी गिर गया। प्रकाश की एक किरण कौंधी और गु किंगशान कमरे से गायब हो गया। सुबह में गु किंगशान छज्जे के नीचे खड़ा था, ऐसा लग रहा था मानो वह पल भर के लिए ही दूसरी दुनिया से निकला हो और फिर वहीं पहुंच गया हो। शिविर के बाहर याओ बीस्ट का शव अभी भी वहीं पड़ा था, तीरों से भरे घावों से खून उबल रहा था। गु किंगशान ने पाया कि वह अभी भी अपना धनुष पकड़े हुए था, एक घुटने पर बैठा हुआ था और शिविर के द्वार की ओर तीर चलाने की मुद्रा में था। सब कुछ ऐसा था मानो वह कभी गया ही न हो। गु किंगशान खड़ी हो गई और चिल्लाई, झाओ लियू। कोई हलचल नहीं हुई और किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गु किंगशान ने बेबसी से चिल्लाते हुए कहा, झाओ लियू, सब खत्म हो गया है, बाहर आओ। काफी देर इंतजार करने के बाद झाओ लियू आखिरकार कांपते हुए गु किंगशान के पीछे आ पहुंची। उसने गु किंगशान के कंधे से अपना सिर बाहर निकाला और बाहर की ओर देखा। मां मर गया। यह मर चुका है, आओ इसे अंदर ले जाने में मेरी मदद करो। झाओ लियू ने याओ बीस्ट को देखा, फिर गु किंगशान को देखा और अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, भाई गु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शक्तिशाली होंगे। गु किंगशान ने कहा, बातें कम करो, जाओ औजार ले आओ और हम याओ जानवर को वापस शिविर में ले आएंगे। झाओ लियू ने हिम्मत जुटाई, याओ जानवर पर एक और नजर डाली और खुशी से कहा, हे भगवान, इतना बड़ा, ये तो हमें 1 महीने तक खिलाने के लिए काफी है।
गु किंगशान ने सिर हिलाया और अब उसे थोड़ा और सुकून महसूस हो रहा था। याओ बीस्ट के मांस में प्रचुर मात्रा में क्यूई और रक्त शक्ति होती है, यहाँ तक कि अगर कोई साधारण व्यक्ति भी इसे खाता है तो यह उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत कर सकता है और उसके क्यूई और रक्त को बढ़ा सकता है। उसने 2 उपचार गोलियों से अपनी आंतरिक चोटों को ठीक कर लिया था, लेकिन वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद उसने लगातार 2 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से दूसरी एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के खिलाफ थी, जिसने उसकी सारी मानसिक और शारीरिक शक्ति को समाप्त कर दिया था। इस समय गु किंगशान को अपने पूरे शरीर में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। उसके हाल ही में ठीक हुए घाव थोड़े से फिर से खुल गए थे। इस स्थिति में यदि वह याओ जानवर का मांस खाता रहे और कुछ समय आराम करे तो यह उसके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। झाओ लियू रसोई में तेजी से गई और एक बड़ा जाल, एक लंबी रस्सी, एक हड्डी काटने वाला चाकू और अन्य आवश्यक उपकरण ले आई। वे दोनों तैयार हुए और शिविर से बाहर निकल गए। चलते चलते गु किंगशान ने पूछा, शिविर के सामने बने शवों के गड्ढे क्यों नहीं दफनाए गए? आखिर वे हमारे साथी थे। झाओ लियू ने शिकायत करते हुए कहा, स्क्वाड लीडर को पहले तो बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, मुझ जैसे रसोइये क्या कर सकते थे? अगर मैं अकेले शिविर छोड़कर गड्ढा खोदने जाऊं और रास्ते में किसी राक्षस से टकरा जाऊं तो क्या मैं निश्चित रूप से मर नहीं जाऊंगी? गु किंगशान ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, याओ जानवर को अंदर लाने के बाद तुम मेरे साथ लाशों के गड्ढे भरने चलना। झाओ लियू हिचकिचाए और कुछ नहीं बोली। गु किंगशान ने आगे कहा, लाशों के गड्ढों से खून की गंध बहुत तेज है। अगर इससे शक्तिशाली राक्षस आकर्षित हो जाते हैं और वे शिविर के गुप्त जादुई घेरे को भेद देते हैं तो हम दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये ठीक है। झाओ लियू ने उस दृश्य के बारे में सोचा और अंततः दांत पीसकर सहमति दे दी। दोनों शिविर के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही झाओ लियू ने शिविर से बाहर निकलने के लिए अपना पैर उठाया, गु किंगशान ने उसे कॉलर पकड़कर पीछे खींच लिया, जिससे वह लगभग पीठ के बल गिर पड़ा। झाओ लियू ने गुस्से से कहा, भाई गु, तुम क्या कर रहे हो? गु किंगशान ने अपना हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। झाओ लियू बहस करना चाहता था, लेकिन गु किंगशान के गंभीर चेहरे को देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया और उसके मुंह से सवालिया शब्द नहीं निकले। वह ऊपर चढ़ गया और धीमी आवाज में पूछा, क्या बात है? गु किंगशान ने शिविर के द्वार के बाहर बने पोखर की ओर इशारा किया। कई दिनों तक हुई भारी बारिश के कारण निचले इलाके में चक्की के पत्थर के आकार का एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। बारिश अचानक रुक गई थी, लेकिन पानी के गड्ढे पर लगातार लहरें उठ रही थीं, मानो नीचे कुछ लगातार कंपन कर रहा हो। गु किंगशान ने झाओ लियू को खींचा और 7-8 कदम पीछे हट गया। शिविर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ दर्जन सांसों के बाद पोखर का पानी फिर से शांत हो गया। झाओ लियू ने अपनी सांस रोक ली और काफी देर तक बिना कोई हलचल देखे इंतजार किया। उसने सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए बोलने ही वाला था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। गु किंगशान ने अपना मुंह ढक लिया और एक ही सांस में दर्जनों गज पीछे की ओर भागा और शिविर के दूसरे छोर पर पहुंचने पर ही रुका। गु किंगशान ने उसे कीचड़ में दबा दिया, फिर खुद लेट गया और लगातार अपने शरीर पर काली मिट्टी मलता रहा। कई दिनों की बारिश से मिट्टी पहले ही नरम हो चुकी थी। गु किंगशान ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और झाओ लियू को भी ऐसा ही करने का इशारा करते हुए उसे मिट्टी पर फैला दिया। हालांकि झाओ लियू रसोई में काम करने वाला एक कर्मचारी था और रोजाना कई काम करता था, लेकिन उसने पहले कभी इस तरह की पीड़ा नहीं झेली थी और वह उठ खड़े होने की इच्छा को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने अपनी पीठ मोड़ी, वह अचानक फिर से काली कीचड़ में बुरी तरह गिर पड़ा। अब उसका पूरा शरीर कीचड़ से ढका हुआ था, इसलिए और कीचड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। झाओ लियू ने जमीन पर दोनों हाथों से सहारा लिया। उसे केवल जमीन हिलती हुई महसूस हो रही थी। वह कोई ताकत नहीं जुटा पा रहा था और न ही ऊपर रेंग पा रहा था। धरती बुरी तरह कांप रही थी। झाओ लियू ने भय से अपना मुंह खोला और एक बार फिर कीचड़ में लोटपोट हो गया। क्या ये किसी ड्रैगन का करवट बदलना हो सकता है? झाओ लियू ने उलझन भरी नजरों से गु किंगशान की ओर देखा, लेकिन पाया कि दूसरा व्यक्ति लाशों के गड्ढों की दिशा में देख रहा था। उसका चेहरा पानी की तरह काला था। झाओ लियू ने गु किंगशान की निगाहों का पीछा किया और एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। यह एक पैर था। एक इतना विशाल पैर जिसने उसकी पूरी दृष्टि को घेर लिया, जो पूरे शिविर से कई गुना बड़ा था। यह पैर शिविर के बाहर घने जंगल पर पड़ा, जिससे वहां के सभी पेड़ जमीन पर गिर पड़े। ऊपर की ओर पैर की दिशा में देखने पर मोटी टांग घोर काले बादलों में गहराई तक फैली हुई थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। झाओ लियू इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गया और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई ड्रैगन पलट नहीं रहा था। ये स्पष्ट रूप से जमीन पर पड़े उस पैर का प्रभाव था, जिसके कारण धरती लगातार कांप रही थी। इसके तुरंत बाद एक और भी भयावह दृश्य सामने आया। अध्याय 13, राक्षस भाग 2। घोर काले बादलों से एक और विशालकाय पैर नीचे की ओर बढ़ा और लाशों के गड्ढे के बगल में पहाड़ को हिला देने वाली गर्जना और कंपन के साथ भारी प्रहार किया। कीचड़ में छिपे दोनों लोग इतनी बुरी तरह हिल गए कि वे लगभग जमीन से अलग हो गए। बादलों से एक भयानक विशाल हाथ नीचे आया और एक ही झटके में उसने उस पहाड़ी जैसे याव दानव सहित पूरे शव के गड्ढे को उठा लिया। वह विशालकाय हाथ धीरे धीरे पीछे हट गया और बादलों के ऊपर लौट आया। एक धीमी मंद गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंज उठी। जैसे जैसे ठंडा काला खून लहरों की तरह बहता गया, आसमान गहराता गया। सैन्य शिविर के सामने का खुला मैदान भयानक काले रंग में डूब गया और उससे घिनौनी मछली जैसी दुर्गंध आने लगी। काफी देर बाद बादलों में चबाने की आवाज बंद हो गई और बारिश की तरह दिखने वाला काला खून धीरे धीरे गायब हो गया।
दो विशालकाय पैर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दूर की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही कदमों में वह गु किंगशान और झाओ लियू की नजरों से ओझल हो गया। झाओ लियू ने अनमने ढंग से कहा, वह किस तरह का राक्षस था? गु किंगशान का दिल बैठ गया और उसने बुदबुदाते हुए कहा, यह सोचकर भी दुख होता है कि यह भी प्रकट हो गया है। झाओ लियू ने अपनी व्यथा दोहराई, वह किस प्रकार का राक्षस था? वह किस प्रकार का राक्षस था? गु किंगशान उसके बारे में जरा भी नहीं सोच सका, बस अपने मन में चुपचाप विचार करता रहा। फेसलेस जायंट, एक अत्यंत दुर्लभ दानव, अराजकता प्रजाति का एक शक्तिशाली प्राणी। एक बेनाम दानव आसानी से प्रकट नहीं होता। केवल तभी जब राक्षस मानव जाति के किसी ठिकाने को घेर लेते हैं और लंबे समय तक घेराबंदी के बाद भी उस पर कब्जा नहीं कर पाते, तब वे मानव जाति के ठिकाने पर हमला करने के आदेश स्वीकार करते हैं। उसके पिछले जीवन की यादों के अनुसार यह चेंगपिंग युग का अंत था और पहला राक्षसी विद्रोह अभी शुरू ही हुआ था। भला कैसे एक निर्जीव दानव प्रकट हो सकता था? फेसलेस जायंट पहली बार तब दिखाई दिया जब खिलाड़ियों ने खेल में प्रवेश किया था। उस समय मानव जाति और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध समाप्त होने से पहले पूरे 1 वर्ष तक चला। गु किंगशान को यह बात बहुत स्पष्ट रूप से याद थी। उस वर्ष की अंतिम लड़ाई में लाखों खिलाड़ियों के पास फेसलेस जायंट से निपटने का कोई तरीका नहीं था और वे असहाय होकर फेसलेस जायंट को सीमावर्ती शहर में घुसपैठ करने देते रहे। उस समय खिलाड़ी खेल में केवल 1 साल से ही थे और उनका स्तर और अभ्यास बहुत औसत था। फेसलेस जायंट के प्रकट होने से सभी खिलाड़ियों में शक्तिहीनता की गहरी भावना पैदा हो गई। अंत में 3 संतों में से एक जुआन युआन हेवनली वेनेरेट ने स्वयं इस राक्षस को मारने के लिए कार्रवाई की। लेकिन तब तक सीमावर्ती शहर पहले ही गिर चुका था और मानव जाति की सेना एक ढहते पहाड़ की तरह पराजित हो गई थी, जिसे मानचित्र पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उपजाऊ भूमि के एक बड़े क्षेत्र को बफर के रूप में छोड़ना पड़ा। पहले अभियान में मानव जाति को हार का सामना करना पड़ा और उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन वर्तमान में चेंगपिंग युग का अंत हो रहा है, युद्ध अभी शुरू ही हुआ है और मानव जाति और राक्षस अभी भी एक दूसरे की परीक्षा ले रहे हैं। इस समय बेचेहरा दानव का प्रकट होना कथानक से बिल्कुल मेल नहीं खाता। जब तक कि कोई ऐसी घटना न घट जाए जिसके बारे में गु किंगशान को भी पता न हो। गु किंगशान को ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल में एक धुंध छाई हुई है जिसे वह हटा नहीं सकता और उसके भीतर की सच्चाई को देख नहीं सकता। झाओ लियू की निगाहें बेजान थी, वह लगातार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, वह किस तरह का राक्षस था? पाक की आवाज के साथ गु किंगशान ने झाओ लियू की गर्दन के पिछले हिस्से पर प्रहार किया, जिससे वह कोमा में चला गया। झाओ लियू को लगा सदमा इतना तीव्र था कि उसकी मानसिक स्थिति लगभग बिगड़ गई थी। उसके लिए कुछ समय आराम करना बेहतर था। पहली बार फेसलेस जायंट जैसे राक्षस को देखकर कई खिलाड़ी भी बुरी तरह कांप गए थे। वास्तविक दुनिया की तो बात ही छोड़िए, झाओ लियू एक साधारण व्यक्ति था और अचानक इस दानव का सामना करने पर उसके लिए पागल हो जाना संभव था। गु किंगशान झाओ लियू को बैरक में ले गया, उसे एक शिविर के बिस्तर पर पटक दिया और सैन्य शिविर के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गया। जब से बेचेहरा दानव प्रकट हुआ है, शायद कुछ इकाइयां उसके साथ समन्वय कर रही थी। 15 मिनट से भी कम इंतजार के बाद दानवों की सेना प्रकट हुई। सिर पर एक सींग वाले भूत अग्नि दुष्ट सांप जंगल में इधर उधर रेंग रहे थे। उनके घुमावदार शरीर चुपचाप जमीन पर सरकते हुए अपने पीछे झुलसी हुई लपटों का निशान छोड़ रहे थे। उसकी पीठ पर भूरे रंग का भारी कवच पहने एक मानवाकार राक्षस बैठा था। उसके हाथ और पैर दोनों पंजे थे और उसके चेहरे पर खून से लथपथ एक बड़े मुंह के अलावा कोई अन्य विशेषता नहीं थी जो उसके सिर के पिछले हिस्से तक फैला हुआ था। वह पागल और हत्यारा रक्त पीने वाला दानव। अगर इसे मानव जाति की सेनाओं में घुसपैठ करने की अनुमति दी गई तो ये छोटे पैमाने पर नरसंहार का कारण बन सकता है। जैसे ही पहला भूत अग्नि दुष्ट सर्प प्रकट हुआ, उसके बाद एक के बाद एक कई भूत अग्नि दुष्ट सर्प प्रकट हुए और प्रत्येक दुष्ट सर्प की पीठ पर एक रक्त पीने वाला दानव बैठा था। 1, 2, 3, कुल मिलाकर 20। गु किंगशान ने सैन्य शिविर में खड़े होकर चुपचाप उनकी गिनती करते हुए अपनी सांस रोक ली। राक्षसी सेना तेजी से शिविर के सामने से गुजरी, बेनाम दानव के निर्देशों का पालन करते हुए जंगल में गायब हो गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान सैन्य शिविर का पता नहीं चल पाया, जो वास्तव में एक सौभाग्य की बात थी। लेकिन गु किंगशान को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई। भूत अग्नि दुष्ट सर्प याओ राक्षसों में हथियारों का राजा था, जो चुपचाप चलता था और पंच तत्वों की अग्नि में स्वाभाविक रूप से प्रबुद्ध था, जिससे उससे निपटना बेहद मुश्किल हो जाता था। यह तो कहना ही नहीं चाहिए कि उस पर सवार खून पीने वाला दानव कितना भयानक था। इस सैन्य शिविर के सेनापति की मृत्यु कई रक्त पीने वाले राक्षसों के हाथों हुई थी। सेना में एक अलिखित नियम था, यदि सैनिक किसी मिशन को पूरा करते समय रक्त पीने वाले दानव का सामना करते थे तो वे अपने वरिष्ठों द्वारा दंडित किए बिना तुरंत मिशन छोड़ सकते थे। केवल सेनापतियों के पास ही इस तरह के शैतानी सिर का मुकाबला करने की क्षमता थी। 20 प्रेत अग्नि दुष्ट सर्प और 20 रक्त पीने वाले दानव लगभग एक आश्चर्यजनक हमला कर सकते थे। वे निर्चेहरे वाले दानव के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए चुपचाप वहां से चले गए। कुछ बड़ा होने वाला है। जब गु किंगशान सोच रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि एक छोटा पक्षी सैन्य शिविर के बाहर एक शाखा पर आकर बैठ गया। इस पक्षी का चेहरा मनुष्य जैसा था। शाखा पर थोड़ी देर आराम करने के बाद यह उस बेनाम दानव की दिशा में भागने ही वाला था। बहुत थका हुआ हूं, लगभग पकड़ ही लिया, उस विचित्र पक्षी के मानवीय चेहरे ने शिकायत की। उसने अपने पंख फैलाए, अपने शरीर पर लगे खून को झाड़ दिया और अपनी छोटी चोंच से अपने पंख के नीचे एक लंबे घाव को साफ किया।
यह घाव बहुत गहरा था, जिससे समय समय पर खून टपकता रहता था। गु किंगशान ने उस विचित्र पक्षी के घाव को देखा और कुछ क्षण सोचने के बाद उसने अपना सैन्य धनुष उठाया और तीर चला दिया। तेज आग। 3 तीरों की एक श्रृंखला, उसके बाद 6 तीरों की एक श्रृंखला और अंत में 12 तीरों की एक सघन अभेद्य बौछार। एक ही सांस में 21 तीर चलाने के बाद भले ही गु किंगशान के पास स्थिरता कौशल था, फिर भी उसके दोनों हाथ लगातार कांपने लगे। इसी क्षण गु किंगशान ने अपनी पूरी ताकत से विस्फोट कर दिया। चूंकि उसने एक कदम उठा लिया था, इसलिए वह प्रतिद्वंद्वी को जिंदा नहीं जाने दे सकता था, अन्यथा इस तरह का बुद्धिमान विचित्र पक्षी निश्चित रूप से दानव सेना को यहां ले आएगा। तेज तीर जानलेवा तीव्र गति से आती हुई परछाइयों में बदल गए, जो सैन्य शिविर से निकलकर सीधे उस अजीब पक्षी की ओर बढ़ रहे थे। पहले 3 तीर चले, जिनमें से एक उस अजीब पक्षी को लगा। वह अजीब पक्षी ऊपर उड़ने के लिए संघर्ष करने लगा, तेजी से ऊंचाई हासिल करने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगा। अगले 6 तीरों से बचते हुए, लेकिन वह बाद के 12 तीरों से घिर गया और एक छलनी में जा गिरा। आत्मा शक्ति जोड़ 2, वर्तमान आत्मा शक्ति 3/5। आपने स्थिरता कौशल में महारत हासिल कर ली है और युद्ध में सफलता प्राप्त की है। यह कौशल अब अडिग हो गया है। उसकी बाहों में एक गर्माहट का प्रवाह बना रहा, जो काफी देर तक कम नहीं हुआ। क्या यह विकास उन्मुख कौशल है? गु किंगशान चौंक गया। उसने एक तीर निकाला, उसे धनुष की डोरी में लगाया और धनुष को पीछे खींच लिया। उसकी भुजाएं बिल्कुल स्थिर थीं, उनमें जरा भी कंपन नहीं था। गु किंगशान ने आगे, पीछे, बाएं और दाएं दौड़ने और छलांग लगाने की कोशिश की, चाहे वह किसी भी तरह से चले, इससे उसके हाथों की गति की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ा। ये हाथ इतने स्थिर थे मानो प्राचीन काल से ही लक्ष्य साधने की मुद्रा में स्थिर रहे हों। यह कौशल बुरा नहीं है। धनुष और बाण को नीचे रखते हुए गु किंगशान ने अपने मन में एक निर्णय लिया। यह कोई असाधारण विकासवादी कौशल नहीं था, बल्कि एक साधारण कौशल का अभूतपूर्व विकास था। लेकिन यह भी बहुत अच्छा था। स्थिरता एक प्राथमिक कौशल था और अडिग भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली प्राथमिक कौशल था। युद्ध देवता कौशल द्वारा एक प्राथमिक कौशल को दूसरे अधिक शक्तिशाली कौशल में बदलने की यह क्षमता वास्तव में आश्चर्यजनक थी। दृढ़ता कौशल से देखने में तो केवल गतिविधियों की स्थिरता में वृद्धि होती थी, लेकिन इसका व्यावहारिक प्रभाव बहुत अधिक था। अब से भले ही गु किंगशान तेजी से आगे बढ़ रहा हो, उसके हाथ जरा भी नहीं कांपेंगे, जिससे वह विभिन्न युद्ध स्थितियों में हमले की निरंतरता बनाए रख सकेगा। धीमी गति से चलने वाले शक्तिशाली राक्षसों का सामना करते हुए वह दौड़ते हुए भी पूरी तरह से लड़ सकता था, इस बात की चिंता किए बिना कि तीव्र गति के दौरान उसकी गोलीबारी की शैली विकृत हो जाएगी। गु किंगशान ने अपना धनुष एक तरफ रखा, दानव पक्षी को शिविर में लाने के लिए बाहर गया, आग जलाई और उसे राख होने तक जलाने के लिए उसमें फेंक दिया। कोई राक्षस कितना भी विचित्र क्यों ना हो, एक बार आग में जलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर वह फिर कभी परेशानी पैदा नहीं कर सकता था। अरे ये क्या है? आग बुझने के बाद राख के ढेर को देखकर गु किंगशान ने आश्चर्य से कहा। राख के ढेर में खून के रंग का जेड पत्थर का एक टैग चुपचाप पड़ा हुआ था। अध्याय 14 इच्छा। गु किंगशान ने रक्त के रंग की जेड की शिला उठाई, उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, फिर अपनी ऊर्जा उसमें प्रवाहित की और उसे धीरे से धक्का दिया। अचानक जेड की शिला से एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी। लक्ष्य लगातार दक्षिण की ओर विचलित हो रहा है। पूर्व की ओर 726 और दक्षिण की ओर 94। आदेश, निर्वस्त्र दानव, रक्त पीने वाले दानवों की सेना, पूरी ताकत से पीछा करो। यह सुनकर गु किंगशान को अचानक सब कुछ समझ आ गया। यह दानव सेना के लिए एक गुप्त प्रेषण आदेश था, एक कमांड टैबलेट जिसका उपयोग सैनिकों की गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह विचित्र पक्षी वास्तव में दानव सेना का संदेशवाहक था, जो संदेश पहुंचाने और सैनिकों को संगठित करने में माहिर था। संदेशवाहक की गति असाधारण थी, पूरी क्षमता से उड़ते समय वह बिजली की गति से भी तेज था। अगर वह बुरी तरह घायल न हुआ होता तो गु किंगशान उसे रोक नहीं पाता। इस विचित्र पक्षी की बुद्धिमत्ता और आदेशों के बिना दानव सेना की इकाइयां निश्चित रूप से उस लक्ष्य से भटक जाएंगी जिसका वे पीछा कर रही थीं। गु किंगशान ने अपने हाथ में खून के रंग की जेड की शिला का वजन किया, फिर लापरवाही से उसे एक तरफ रख दिया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भाग्य के एक अप्रत्याशित मोड़ के कारण उसने वास्तव में दानव सेना के अभियान में बाधा डाल दी थी। वह राक्षसी पक्षी मर चुका था, जिससे निश्चित रूप से कुछ समय के लिए नपुंसक दानव और रक्त पीने वाले दानव को परेशानी होगी। उसकी साधना का स्तर बहुत कम था, वह बस इतना ही कर सकता था। गु किंगशान ने धीरे से आह भरी। यह सिलसिला जारी नहीं रह सकता था, उसे जल्द से जल्द अपनी स्थिति बदलनी होगी। मुझे शक्ति चाहिए। इस समय गु किंगशान की आंखों में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति झलक रही थी। काली मिट्टी धोने और झाओ लियू की जांच करने के बाद यह देखकर कि वह अभी भी बेहोश था, गु किंगशान ने अपने तीरों की पुनःपूर्ति की, अपने सैन्य धनुष को अपने कंधे पर टांगा और शिविर से निकल गया। शाम होते होते गु किंगशान एक याओ जानवर को घसीटकर शिविर में वापस लाया। वह वास्तव में ज्यादा दूर नहीं गया था। क्योंकि उसकी साधना का स्तर बहुत कम था, इसलिए उसे अपने सभी छलावरण कौशल का उपयोग करना पड़ा। शिविर की परिधि के आसपास घूमते हुए कई भयंकर याओ राक्षसों से बाल बाल बचते हुए और अंत में कुछ निम्न श्रेणी के छोटे याओ राक्षसों का शिकार किया।
ये याओ बीस्ट सबसे निचले स्तर के जीव थे जो क्यूई रिफाइनिंग के शुरुआती चरणों में किसी व्यक्ति के लिए संभालने के लिए एकदम सही थे। ची रिफाइनिंग के दूसरे स्तर पर अपनी कमजोर ताकत के साथ उसने अपने तरकश के सभी तीरों का इस्तेमाल कर लिया था और अपने शरीर पर कई घाव भी कर लिए थे, सिर्फ उनमें से कुछ को मुश्किल से मारने के लिए। इसका दोष उस पर नहीं लगाया जा सकता था। अपने पिछले जीवन में जब खिलाड़ियों ने पहली बार याओ बीस्ट का शिकार करना चाहा था तो उन सभी को बड़ी टीमें बनानी पड़ी और एक को भी मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इसके अलावा एक छोटा याओ जानवर भी 300 से 400 जिन वजन का होता था, जिससे एक आम इंसान के लिए उसे हिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। स्टोरेज पाउच में सीमित जगह थी, इसलिए गतिशीलता बनाए रखने के लिए गु किंगशान केवल एक ही पाउच वापस लेकर आया। उसने बाकी छोटे याओ जानवरों को यूं ही छोड़ दिया। जंगल खतरों से भरा हुआ था। याओ बीस्ट के शवों से आने वाली खून की गंध कई शिकारियों को तुरंत आकर्षित कर लेती थी। हालांकि युद्ध देवता प्रणाली निम्न श्रेणी के दुश्मनों का शिकार करने के प्रति काफी तिरस्कारपूर्ण थी। याओ बीस्ट पूरे दिन शिकार करने के बाद भी गु किंगशान को केवल एक अंक आत्मा शक्ति ही प्राप्त हुई थी। अब उसके पास कुल 4 सोल पावर पॉइंट्स थे और उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी ठीक ठाक थे, जो अंततः 10 पॉइंट्स तक पहुंच गए। वह अपने स्तर को बढ़ा सकता था। वह जिस छोटे याओ जानवर को घसीटकर वापस लाया वह उसके और झाओ लियू के लिए कुछ समय तक खाने के लिए पर्याप्त होगा। यदि गुप्त जादू सरनी के लिए स्पिरिट स्टोन की कमी न होती तो वे बिना किसी समस्या के 1 दर्जन और दिनों तक रह सकते थे। जब गु किंगशान शिविर में वापस लौटी तब तक झाओ लियू जाग चुकी थी। झाओ लियू शिविर के प्रवेश द्वार पर निराशा भरे चेहरे के साथ खड़ा था, लेकिन जब उसने अपने पीछे गु किंगशान और छोटे याओ जानवर के शव को देखा तो वह मानो फिर से जीवित हो उठा। झाओ लियू झुक गया, उसकी आंखें छोटे याओ जानवर पर टिकी हुई थी, वह उनसे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उन्होंने कहा, भाई गु, पहले के लिए धन्यवाद। आप आराम कीजिए, इस जानवर को तैयार करने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप रात के खाने से संतुष्ट होंगे। इसे लें। गु किंगशान ने याओ जानवर को नीचे गिरा दिया, मुड़कर अपने कमरे में लौट आया, पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वर्तमान अनुभव अंक 10/10 हैं। क्या आप अपना स्तर बढ़ाना चाहते हैं? हाँ। गु किंगशान के चुनाव के बाद उसके पूरे शरीर में क्यूई और रक्त का प्रवाह तेजी से बढ़ गया और उसकी क्यूई में हलचल शुरू हो गई, लेकिन उसके शरीर के भीतर एक अवरोध ने क्यूई को कसकर रोक दिया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाई। बाधा के अस्तित्व को महसूस कर पाना इस बात का संकेत था कि उसे भेदने का समय आ गया था। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि का अवसर था। गु किंगशान स्वाभाविक रूप से सफलता की अवस्था में प्रवेश कर गया। गंदी हवा को जोर से बाहर निकालते हुए गु किंगशान ने ताजगी का अनुभव किया। सफलता, आखिरकार वह चीशोधन के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। गु किंगशान ने तुरंत अपनी ऊर्जा वापस ले ली और सावधानीपूर्वक उसे अपनी नसों में फैला दिया ताकि धीरे धीरे अपने शरीर को पोषण मिल सके। उसके शरीर पर कई छोटी मोटी चोटें थीं, वो लापरवाही नहीं कर सकता था। अपने शरीर को ची ऊर्जा से पोषित करते हुए उसने इंटरफेस पर एक नजर डाली। वर्तमान अनुभव अंक 0/15 हैं। अगले स्तर तक पहुंचने के लिए उसे शिकार करने के लिए बाहर जाना जारी रखना होगा। गु किंगशान के दिल में अभूतपूर्व बेचैनी का भाव भर गया। फेसलेस जायंट की ताकत नवजात आत्मा की महान पूर्णता के बराबर थी, एक ऐसा अस्तित्व जिसकी गु किंगशान फिलहाल केवल प्रशंसा ही कर सकता था। फेसलेस जायंट की ताकत और उसके क्षेत्र को देखते हुए उसे शिविर का पता लगा लेना चाहिए था, लेकिन अंदर केवल 2 कमजोर चींटियां थीं, इसलिए फेसलेस जायंट ने कार्रवाई करने से परहेज किया। किसी के जीवन को राक्षसों द्वारा नियंत्रित किए जाने का यह एहसास वास्तव में बहुत परेशान करने वाला था। गु किंगशान कुछ देर तक इधर उधर टहलता रहा और फिर उसने अपना मन बना लिया। नहीं, उसे तुरंत ही उच्च स्तर पर पहुंचना था, सीधे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक। क्षेत्र ची रिफाइनिंग से लेकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से लेकर गोल्डन कोर तक, या यहां तक कि किसी भी प्रमुख क्षेत्र के सुधार तक एक दिव्य क्षमता को समझने का मौका था, हालांकि विफलता भी संभव थी। इस दुनिया में दिव्य क्षमताओं को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे वास्तविक दुनिया में मार्शल दाओ गुई जांग शक्ति, पंचतत्व पारगमन, स्वर्ग द्वारा चयनित और ईश्वर के वंशज। मार्शल दाओ गुई जांग पावर में शरीर के भीतर छिपी शक्ति को उत्तेजित करना शामिल था, जिससे एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता था जो तलवार साधकों और शरीर साधकों के लिए सबसे उपयुक्त था। पंचतत्व पारगमन में शरीर की आध्यात्मिकता को उत्तेजित करना और मानक पंचतत्वों या विशेष आध्यात्मिक मूल को जागृत करना शामिल है, जिससे व्यक्ति मानक या विशेष पंचतत्वों की शक्तियों का उपयोग युद्ध में कर सके। चुने हुए व्यक्ति के कौशल विविध थे और गु किंगशान उनमें से हजारों के बारे में जानता था। इस प्रकार की दैवीय क्षमता जन्मजात थी, जो जन्मजात भाग्य से उत्पन्न होती थी और जिसकी भविष्यवाणी करना असंभव था, इसलिए इसका उल्लेख करना उचित नहीं था। जहां तक ईश्वर के वंशजों की बात है, यह विशुद्ध रूप से एक उपाधि थी जिसका उपयोग विशेष रूप से उन लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था जिनके पास दिव्य कौशल होता था। तथाकथित दैवीय कौशल के तहत स्वर्ग और पृथ्वी की रचना पर कब्जा करना, अविश्वसनीय चमत्कार करना, दुनिया को बदलना, भाग्य को पलटना, तारों को गिराना और सभी चीजों का अंत करना शामिल था। ऐसे कौशल आम खिलाड़ियों की पहुंच से पूरी तरह बाहर थे। इस परलोक में भी केवल सबसे शक्तिशाली मानव साधकों के पास ही दिव्य कौशल होते थे। गु किंगशान को स्वर्ग द्वारा चुनी गई किसी कौशल को जागृत करने की कोई आशा नहीं थी, दिव्य कौशल की तो बात ही छोड़िए, और उसे पंचतत्वों की भी कोई आशा नहीं थी। जागृति
वह केवल अपनी गुइजांग शक्ति को ठीक से उत्तेजित करना चाहता था ताकि उसकी युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। उसे अपनी जान बचाने के लिए एक दैवीय शक्ति प्राप्त करनी पड़ी। गु किंगशान का दिल और अधिक शक्तिशाली बनने की इच्छा से भरा हुआ था, लेकिन वह शांत रहा और अपनी ऊर्जा का उपयोग करके लगातार अपने घावों को भरता रहा। उसके घाव ठीक नहीं हुए थे और उसका मन और शरीर दोनों थक चुके थे। वह खुद को बाहर जाकर या राक्षसों से लड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। कुल्हाड़ी को तेज करने से लकड़ी काटने में देरी नहीं होती, उसे खुद को ठीक होने के लिए कुछ समय देना पड़ता है। 1 घंटे बाद झाओ लियू पहुंची। टेबल पर कोयले की आंच पर भुने हुए याओ बीस के मांस का एक शानदार भोजन परोसा गया था, जिसके साथ पतली पानीदार चावल की दलिया भी थी। गु किंगशान और झाओ लियू ने भरपेट भोजन किया, सब कुछ साफ सुथरा किया और कोयले की आग के चारों ओर बैठकर बातें करने लगे। क्या शिविर में कोई तलवारें हैं? गु किंगशान ने पूछा। ची रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर पहुंचकर वह धीरे धीरे तलवारबाजी का अभ्यास शुरू कर सकता था। धनुष से दूर से वार करना, तलवार से आमने सामने की लड़ाई लड़ना, यही गु किंगशान की इस जीवन में अपनी युद्ध शैली के लिए परिकल्पना थी। तलवार। झाओ लियू ने बार बार अपना सिर हिलाया। केवल अधिकारियों को ही तलवार रखने की अनुमति थी, लेकिन शिविर में सभी अधिकारी मर चुके हैं और उनके हथियार भी उनके साथी मृतकों के गड्ढे में फेंक दिए गए थे। मृतकों के गड्ढे को उस निर्चेहरे वाले दानव ने एक ही झटके में निगल लिया और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। गु किंगशान ने बेबसी से आह भरी। तलवार साधना करने वाले के रूप में पुनर्जन्म लेकर तलवार को छूने तक में सक्षम न होना सचमुच हास्यास्पद था। अध्याय 15 विकल्प। गु किंगशान हार मानने को तैयार नहीं था और उसने पूछना जारी रखा, सैन्य शिविर का क्या हुआ? भले ही सब लोग मर गए हों, शस्त्रागार तो अभी भी वही होना चाहिए, है ना? क्या सचमुच कोई हथियार नहीं बचा है? झाओ लियू को एहसास हुआ और उसने कहा, मेरे पास शस्त्रागार की चाबी तो है, लेकिन मुझे किसी भी हथियार का इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए मैं कभी अंदर नहीं गया। क्यों ना तुम मेरे साथ आकर एक नजर डाल लो? गु किंगशान ने खुशी खुशी सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। दोनों ने शस्त्रागार का दरवाजा खोला और चारों ओर देखने के लिए एक मोमबत्ती उठाई। हथियारों के रैक की कतारें खाली थीं। दोनों एक छोर से दूसरे छोर तक चले और उन्हें आखिरी रैक पर केवल एक टूटी हुई मानक इश्यू तलवार मिली। गु किंगशान ने भौहें चढ़ाईं, फिर आसपास की दीवारों की तलाशी ली और अंत में उसे एक छिपा हुआ ताला मिल गया। छिपे हुए ताले के पीछे उन्नत सैन्य अधिकारियों द्वारा अपनी वस्तुएं रखी जाती थीं। यह बिंदु बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके पिछले जीवन में था। अपने पिछले जीवन में जब खिलाड़ी किसी परित्यक्त कल्टीवेटर गढ़ को देखते थे तो सबसे पहले वे खजाने की तलाश करते थे। धीरे धीरे विभिन्न विधियां और तकनीकें विकसित होकर एक अनुशासन बन गईं। इतना ही नहीं, खेल के अंतिम चरण में खजाना खोजने वाले पेशे का जन्म हुआ। गु किंगशान ने छिपे हुए ताले पर एक नजर डाली और उसे पता चल गया कि उसे क्या करना है। उन्होंने कहा, इस छिपे हुए ताले का स्तर काफी ऊंचा है, मेरा अनुमान है कि केवल शिविर की रखवाली करने वाले जनरल के पास ही इसकी चाबी है। झाओ लियू ने छिपे हुए ताले को हैरानी से देखा और खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, सेनापति बहुत पहले युद्ध में मारे गए थे। गु किंगशान ने पूछा, क्या आपको पता है कि उसका कमरा कहाँ है? मुझे ये बात पता है। चलिए जाकर देखते हैं। दोनों पीछे हट गए और काफी देर तक जनरल के कमरे की तलाशी लेते रहे। आखिरकार गु किंगशान को चाबी मिल गई। गु किंगशान चाबी लेकर शस्त्रागार में वापस गया और दीवार पर लगे गुप्त ताले को खोला। अंदर एक छोटी पुस्तिका और एक गंदी गोल डिस्क थी। डिस्क पर कई दरारें थीं और कई पैटर्न उखड़ गए थे। एक गठन प्लेट। डिस्क को झट से उठाते ही गु किंगशान का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। निम्न श्रेणी फॉर्मेशन प्लेट क्षतिग्रस्त लगातार एक मतिभ्रम मैजिक एरे तैनात करती है। भ्रम पैदा करने वाले जादुई सरणी को तैनात करने की विधि को समझने के लिए आत्माशक्ति के 17 अंक आवश्यक हैं। 17 अंक, जो गु किंगशान की अधिकतम आत्मशक्ति से कहीं अधिक है, जिससे इसे समझना असंभव हो जाता है। हालांकि गु किंगशान को इस बात की चिंता नहीं थी। गु किंगशान ने फॉर्मेशन प्लेट को पलट दिया और केंद्रीय हब को दबाया और फॉर्मेशन प्लेट तुरंत खुल गई। फॉर्मेशन प्लेट से हल्के नीले रंग के प्रकाश के धब्बे गिरे और पूरे फर्श पर बिखर गए। गु किंगशान ने फॉर्मेशन प्लेट पर एक और बिंदु को धीरे से दबाया और उससे भी अधिक संख्या में प्रकाश के बिंदु जमीन पर गिर गए। स्पिरिट स्टोन। झाओ लियू चीख पड़ी और खुद को जमीन पर पटकते हुए उन्हें घबराकर उठाने लगी। गु किंगशान को भी अपने दिल में राहत का एहसास हुआ। हालांकि फॉर्मेशन प्लेट टूटी हुई थी, लेकिन उस पर मौजूद स्पिरिट स्टोन का शायद ही कभी इस्तेमाल हुआ था और यहां तक कि भंडारित बैकअप स्पिरिट स्टोन का भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। शायद शिविर की रखवाली कर रहे सेनापति की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई और चूंकि इसके बारे में किसी और को पता नहीं था, इसलिए स्पिरिट स्टोन वहीं रह गए। यह वाकई एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। उन दोनों ने सारे स्पिरिट स्टोन उठाए और उन्हें गिना। वास्तव में वे 75 थे। इस तरह शिविर की गुप्त जादुई सरणी को कुछ और दर्जन दिनों तक बनाए रखा जा सकता था। गु किंगशान ने फॉर्मेशन प्लेट को नीचे रख दिया, छोटी पुस्तिका उठाई और लापरवाही से उसके पन्ने पलटने लगा। सैन्य ऊर्जा शोधन विधि। पहला चरण कुची, दूसरा चरण यिनमेन, तीसरा चरण शाओ शांग, चौथा चरण ताइन, पांचवां चरण शुजोंग, छठा चरण लिंगशु, सातवां चरण शेंटांग। पहले 3 चरणों को समझने के लिए एक आत्माशक्ति की आवश्यकता होती है। चौथे और पांचवें चरणों को समझने के लिए 2 आत्माशक्ति की आवश्यकता होती है। छठे चरण को समझने के लिए 3 आत्माशक्ति की आवश्यकता होती है। सातवें चरण को समझने के लिए 6 आत्माशक्ति की आवश्यकता होती है।
ये सैन्य क्षेत्र में प्रयुक्त एक साधना विधि थी जो सभी चीशोधन विधियों में सबसे सामान्य चीशोधन विधि थी और इसकी तुलना उन विद्यालयों और कुलीन परिवारों की गुप्त साधना तकनीकों से नहीं की जा सकती थी। हालांकि इस प्रकार की चीशोधन विधि के अपने फायदे भी थे। रखी गई नींव अत्यंत ठोस थी जो नींव स्थापना में भविष्य की सफलताओं के लिए लाभकारी थी। उस क्षेत्र में और इस तकनीक का अभ्यास करने वाले लोग हर जगह मौजूद थे, इसलिए यह बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं था। यह सचमुच ऐसा था जैसे किसी ने सोते समय तक याद दे दिया हो। लेकिन क्या लेवल बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत नहीं होती? इसके बदले सोल पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? गु किंगशान का दिल हलचल से भर गया और उसने युद्ध देवता के इंटरफेस पर जुगनू जैसे छोटे अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। एक संपूर्ण साधना विधि प्रकट हो गई है। युद्ध देवता संचालन इंटरफेस तैयार है। अब से खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत रैंक को बढ़ाने के लिए अनुभव अंकों के स्थान पर आत्मा शक्ति का उपयोग करना चुन सकते हैं। सोल पावर एक विशेष शक्ति है। एक बार सोल पावर का उपयोग करने के बाद आप अनुभव अंकों का उपयोग करके दोबारा लेवल अप नहीं कर पाएंगे। कृपया सोच समझकर चुनें। यह वास्तव में लचीला था। इस पद्धति से स्तर बढ़ाना कौशल को समझने के समान था। इसके लिए केवल आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती थी। इस तरह आत्मशक्ति का महत्व और भी बढ़ गया। गु किंगशान ने वॉर गॉड स्किल इंटरफेस को देखा और गहरी सोच में डूब गया। आखिर आत्मा की शक्ति क्या है? उसने पूछा। युद्ध देवता के इंटरफेस ने उत्तर दिया, चेतन प्राणियों की सबसे मूलभूत शक्ति जो आत्मा के मूल से आती है। खेल में मौलिक और उत्पत्ति ये दोनों शब्द अत्यंत दुर्लभ थे और एक निश्चित चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसी चरम शक्ति की अपनी विशिष्ट विशेषताएं अवश्य होंगी। गु किंगशान ने तुरंत इसे गंभीरता से ले लिया। खेल के अंतिम चरण तक आते आते प्रत्येक लेवल को अपग्रेड करने के लिए भारी मात्रा में अनुभव अंक एक्सपीरियंस पॉइंट्स की आवश्यकता होती थी, जिससे खिलाड़ियों को भारी परेशानी होती थी और आत्मा शक्ति एक अधिक उन्नत शक्ति प्रतीत होती थी। आत्मा शक्ति को चुनने से अनुभव अंकों के बंधन को तो पार किया जा सकता था, लेकिन आगे का रास्ता कैसा होगा यह कोई नहीं जानता था। हालांकि अंततः कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस दुनिया के सर्वोच्च युद्ध शक्ति स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाए और अनुभव अंक इसके लिए जिम्मेदार कारणों में से एक थे। जब उसने नए सिरे से जीवन की शुरुआत की है तो क्या उसे वही गलतियां दोहरानी चाहिए? बड़ा दांव लगाना बेहतर होगा। गु किंगशान ने थोड़ी देर सोचा और फैसला किया, मैं अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके अपना स्तर बढ़ाना चाहता हूं। खिलाड़ी ने सोल पावर का चयन कर लिया है। वॉर गॉड स्किल की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। कृपया अच्छा प्रदर्शन जारी रखें। सिस्टम की ठंडी आवाज के साथ गु किंगशान के व्यक्तिगत इंटरफेस पर अनुभव अंक कॉलम पूरी तरह से गायब हो गया। केवल आत्मा शक्ति मूल्य ही रह गया।